आपका स्वागत है। धन्यवाद। मित्रों, आज का 7वां दिन है रिफ्रेशर कोर्स का और आज 3 सत्र होंगे जिसमें हम लोग अलग अलग अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध वक्ताओं से व्याख्यान सुनेंगे उनका, जिसमें पहला सत्र हमारा अब शुरू हो रहा है जो 2 से 3:30 तक चलेगा, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें हमारे बीच सर्वेश अस्थाना सर मौजूद हैं जो अवध की लोक परंपरा विषय पर अपना व्याख्यान रखेंगे और फिर प्रश्न के माध्यम से हम उनसे संवाद करेंगे। इसके बाद दूसरा सत्र 3:30 से होगा जिसमें प्रवीण कुमार गुंजन जी जुड़ेंगे जो बनारस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं और भारतीय लोक नाट्य परंपरा पर अपना विचार रखेंगे, व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। और तीसरे सत्र में संजू सेन हैं जो मुख्यतः वाद्य यंत्र विशेषज्ञ हैं, लोक वाद्य यंत्र विशेषज्ञ, जिनके नाम से 100 से अधिक वाद्य यंत्रों को जो मिटने के कगार पे थे उन्हें सुरक्षित और पुनर्जीवित करके संरक्षण करने का जो है नाम है उनका उस मामले में। तो इन तीनों विद्वानों को हम अलग अलग सत्र में सुनेंगे। फिलहाल इस सत्र में आप सभी प्रतिभागियों का सर्वेश अस्थाना सर का, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का और कन्वीनर रिफ्रेशर कोर्स के कन्वीनर प्रोफेसर विनीता तुली मैम का स्वागत है। अब बिना समय गवाए, चूंकि 10 मिनट हम लेट हैं, तो मैं अस्थाना सर से आप लोगों का एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा और फिर उसके बाद सर का व्याख्यान शुरू होगा। सर्वेश अस्थाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कवि एवं लेखक हैं। हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए वर्ष 1982 से अनवरत समर्पित है। एक कुशल प्रबंधक तो हैं ही, साथ ही अत्यंत समर्पित समाज सेवक भी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक सम्मानों एवं पुरस्कारों से आप विभूषित किए जा चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख अग्रणी साहित्यकारों में गिने जाते हैं। प्रखर वक्ता एवं उत्कृष्ट संपादक भी हैं। बाल साहित्य, व्यंग्य, संस्मरण, काव्य एवं साहित्य विश्लेषक के रूप में आप ख्याति रखते हैं। आप साहित्यिक कई तरह की गतिविधियों से जुड़े रहे, जिनमें मुख्य रूप से नवोन्मेष नाम की संस्था की स्थापना की सन 1984 में, जिसके माध्यम से युवा साहित्यकारों को सामने लाने का काम आपने किया। नवोन्मेष ने हस्तलिखित पत्रिका का भी प्रकाशन किया जिसमें युवा लेखकों एवं कवियों की रचनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसे संचालित किया, सर ने संपादित किया। देश विदेश में आप कवि सम्मेलनों में कई दफा भाग ले चुके हैं। देश के विभिन्न समाचार पत्रों में साहित्यिक आलेख एवं व्यंग्य लेख सर के प्रकाशित होते रहते हैं, जिनकी संख्या हजारों से ज्यादा है। यूपी प्रेस क्लब में साहित्यिक ट्वीट सृजन की स्थापना कर नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का काम सर अनवरत 2012 से जारी रखे हुए हैं। विप्लम के संस्थापक सदस्य के रूप में विगत 2003 से विप्लम सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का संयोजन एवं संचालन करते रहे सर। भारतीय नववर्ष महोत्सव एवं चैती मेला के मुख्य परामर्शदाता के रूप में संस्थापक सदस्य की तरह काम कर रहे हैं। विगत वर्ष 2005 से साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष संयोजन एवं संचालन आप करते हैं। इस तरह के अनेक संस्थाओं का निर्माण और उनके माध्यम से साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा देने का काम से सर लगातार जुड़े हुए हैं। आपको कई संस्थाओं से, जिसमें भारत सरकार की तमाम संस्थाएं, उत्तर प्रदेश की तमाम संस्थाएं हैं, आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, नवाजा जा चुका है। आपकी अब तक 12 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके पाठक उनकी रचनाओं के लिए उन्हें याद करते हैं। सर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी, पद्म भूषण गोपाल दास नीरज, पद्मश्री बाकीलाल उत्साही जैसे अनेक महान साहित्यकारों के सानिध्य में आपने काम किया है। परिचय वैसे बहुत लंबा है, विस्तृत है, अगर मैं दूं तो इस पर ही मुझे 15-20 मिनट देना चाहिए, लेकिन डिटेल आप लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये सत्र मुख्य रूप से अवधी लोक परंपराओं पर केंद्रित है, जिस पर अस्थाना सर अपना विशेष व्याख्यान देंगे। तो मैं इसके साथ ही अस्थाना सर के को माइक सौंपता हूं। और आप जानते हैं कि लोक परंपराओं के भीतर जो छुपी ज्ञान राशि है, संस्कृति का बेजोड़ परंपरा है, और उन सब का आज के समसामयिक समय में जो उपयोगिता है और उनके माध्यम से ज्ञान के नए क्षेत्रों का जो विकास किया जा सकता है, नई तलाश की जा सकती है,
उसके संदर्भ में ये पूरा रिफ्रेशर कोर्स डिजाइन किया गया है। हम सर को सुनते हुए अवधि लोक परंपराओं के माध्यम से ज्ञान के उसी लोक रूप से आज फिर से रूबरू होंगे। और अब तक 18 सत्रों में आपने इस विषय पर विभिन्न तरह के व्याख्यानों को सुना है, जाना है। हम सर का व्याख्यान सुनते हैं और फिर प्रश्नों के माध्यम से सर से संवाद करेंगे। सर, माइक आपको सौंपता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, और मैं बहुत आभारी हूँ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अवध की लोक परंपरा पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, लखनऊ में हूँ इस समय। मैं एक अस्पताल में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर सिग्नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि बीच बीच में अवरोध आए, लेकिन अवरोधों से हमें दो चार होते हुए इस सत्र को पूरी तरह से आपस में बांटना है। जो भी मुझे जानकारियां हैं, जो आपके प्रश्नों के माध्यम से जो आपकी उत्सुकताएं होंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं निश्चित तौर पर अपनी सेवा आपको दूंगा। सबसे पहला जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो बिंदु है, लोक परंपरा की बात कही गई है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि लोक क्या होता है। लोक क्या है? लोक ब्रह्मांड नहीं है, लोक पृथ्वी नहीं है। लोक एक क्षेत्र विशेष का नाम होता है, जिसकी अपनी परंपराएं होती हैं, जिसके अपने नियमावली होती है, जिसकी अपनी वेशभूषा होती है, जिसकी अपनी भाषा होती है, जिसके अपने खाद्य पदार्थ होते हैं, और जिसके अपने तीज त्योहार होते हैं, जिसके अपने लोक गायन होते हैं, जिसके अपनी लोक शैलियां होती हैं, जिसकी अपनी बोलियां होती हैं। ये तमाम चीजें मिलकर के एक लोक बनता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक एक हिस्सा है इस ब्रह्मांड का या सृष्टि का, जहां पर तमाम सुविधाएं, सुख, संपन्नता, मोक्ष आदि रहते हैं। एक नर्क लोक है, इस तरह से मृत्यु लोक है। तो इस मृत्यु लोक में तमाम सारे लोक हमारे हैं, उसमें से मैं अवध के बारे में बात करूंगा। अवध क्षेत्र जो है वो 27 जिलों से मिलकर के बना है। उत्तर प्रदेश के 27 जिले अवध क्षेत्र में आते हैं, जिसमें अयोध्या है, और प्रयागराज है, सुल्तानपुर है, उन्नाव है, कानपुर है, कन्नौज है, हरदोई है, लखीमपुर है, सीतापुर है, और हमारा बाराबंकी है, गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है। इस तरह से आधा पीलीभीत है, आधा जौनपुर है, और ये कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है। ये तमाम सारे जिले जो हैं ये अवध के क्षेत्र में है। तो जो कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी, तो ये जो है चार कोस पर बानी, तो ये हर जगह पर ये लागू होता है। हमारे अवध में भी कोस कोस पर पानी बदलता है, और कोस चार कोस पर बानी बदल जाती है। बानी मतलब वाणी यानी बोली। तो मैं यहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ कि अवध जो लोक है, वो अवध शब्द जो बना है जहां किसी का वध न हो। वध किसका होता है? जो अत्याचारी होता है, जो आतताई होता है, उसका वध होता है। तो अवध जो है वो किसी का वध नहीं करता, यानी यहाँ कोई आतताई नहीं रहता, यहाँ कोई अत्याचारी नहीं रहता, यहाँ कोई कलुषित नहीं रहता। इससे अवध बना है। अयोध्या, अयोध्या युद्ध से बना है, जहां युद्ध ना होता हो। तो युद्ध वही नहीं होगा जहां सब लोग ठीक से रहते होंगे, जहां सज्जनता पूर्वक रहते होंगे, जहां आपस में प्रेम होगा, भाईचारा होगा, सद्भाव होगा, वह मनस्यता नहीं होगी, उसको जो है हम अयोध्या कहते हैं। तो ये अयोध्या और अवध आपस में मिलकर हमारे अवध क्षेत्र की आत्मा बनते हैं। अवध की कई चीजें हैं जो जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोक भाषा की बात करेंगे। लोक भाषा या उसको बोली कह लीजिए, क्योंकि भाषा तो हिंदी है, और अवधी भाषा जो है, वो अवधी बोली जो है, वो हिंदी की एक छमक नाली है, जो हिंदी से ही निकलती है और हिंदी में ही वो समाप्त होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो लोकल डायलेक्ट है, जिसको हम स्थानीय बोली कहते हैं, वो अवध की बहुत मीठी बोली है। और ऐसी बोली है ये अवध की जो लोक बोली है, वो पूरी दुनिया में जहां हिंदी समझी जाती होगी, वहां पर अवध की बोली समझ ली जाती है। लोक परंपराओं में सबसे पहले अपनी बोली का संरक्षण होता है। तो अवधी बोली जो है वो पूरी दुनिया में समझ ली जाती है। उसकी वजह क्या है कि रामचरितमानस जैसा एक महान ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया।
और उस अवधी भाषा में लिखने से क्या हुआ कि अवधी बोली पूरे विश्व में पहुंची। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो दूसरी बोलियां जो हैं वो अवधी को अपने में शामिल करके उसे अवधी का बता देती हैं। ये भी बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि अवधी बोली को अन्य भाषाएं भी ग्रहण कर रही हैं और अपनी बोली को समृद्ध कर रही हैं। तो अवधी लोक भाषा बहुत प्यारी है। लोक भाषा में जैसे आप खड़ी बोली में कहते हैं जाएगा, जाओगे, तो अवधी में कहा जाएगा जय हो, जय हो। अब जय हो जो है ये दोनों चीज में है कि इसको हम प्रश्नवाचक दृष्टि से भी पूछ सकते हैं और इसको आदेशात्मक भी कह सकते हैं। तुम जय हो यानी तुम वहां जाओगे, तुम जय हो, क्या तुम वहां जाओगे। दो ही शब्द हैं लेकिन दोनों की जो भंगिमाएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। हम आएंगे, ये खड़ी बोली में कहा जाता है आएंगे या आऊंगा। बहुवचन के लिए आएंगे और एक वचन के लिए आऊंगा। हमारे यहाँ क्या है, बहुत बहुत सारे इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। जैसे मैं जहाँ पैदा हुआ हरदोई जिले में, तो वहाँ आएंगे को अइबे कहा जाता है, हम अइबे। और उसी हरदोई जिले में जब थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं अइबा। हम अइबे को अइबा कहते हैं। थोड़ा और दूसरे इलाके में पहुंचते हैं जब हम अवध के, तो हम कहते हैं अइबो। जब हम तीसरी जगह पहुंचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ जो हमारे श्रोता हो जिनको कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं जान भी नहीं रहा हूँ कितने लोग हमसे जुड़े हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शब्द आएंगे या आऊंगा को किस तरह से बोला जा सकता है। अइबे, अइबा, अइबो, अइहे। अइहे भी कहते हैं, हमारे अवध में अइहे भी कहा जाता है। हम ना आए हैं, हम ना आए हैं। तो अब जई हैं, ऐसे जाओगे को भी जईबे, जईबा, जईबो कहा जाता है और जईहे कहते हैं। तो ये जो डायलेक्ट है, जो ध्वनि है, ये ध्वनि भी क्षेत्र विशेष को स्थापित करती है। अगर हमसे कोई कहे हम नहीं खइबो, तो हम समझ जाएंगे कि ये अवध के किस क्षेत्र का है। अगर हमसे कोई कहे कि हम नहीं खइबे, तो हम जान जाएंगे कि ये अवध के किस क्षेत्र का है। तो जितने हमारे 27 जिले हैं, सब में इस तरह की लोक बोली का अपना अपना उच्चारण का ढंग है, अपनी अपनी शैली है उच्चारण की। अब लोक बोली जहां पर होती है वहां पर उसकी मिठास होती है। लोक बोली की मिठास जो होती है वो खड़ी बोली से बहुत ज्यादा गहरी होती है, बहुत सुंदर उसकी मिठास होती है। जितना ही हम लोक के भीतर घुसते चले जाएंगे, जितना भी लोक का मतलब है कि जो मैंने बताया एक क्षेत्र विशेष, उस पे गहराई से जितना हम उतरते चले जाएंगे तो हमें उसकी मिठास भी पता चलती है, उसकी कड़वाहट भी पता चलती है। अवधि जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने अगर अवधि बोलते हुए किसी को सुना हो, हमें नहीं पता, तो अवधि बोली बहुत अपनापन संजोई होती है। जैसे मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूछते हैं क्या तू जाएगा, अब इसमें अपनापन नहीं है। और हम जब अवध में कहते हैं का आप जई हो, तो जब हम आप कहते हैं, तू की जगह आप कहते हैं, तो वो अपनापन एक मिठास लेकर के हमारे सामने खड़ा होता है। तो लोक बोली जो है वो मिठास से परिपूरित होती है। उसमें अब लोक बोली में लोक गायन भी है। अब लोक गायन जो है लगभग सभी लोगों का बराबर होता है, बस उसकी बोलियों का अंतर होता है। वही बनने गाए जाते हैं तो उसमें अवधि में अवधि शब्दों का इस्तेमाल होता है, ब्रज भाषा में ब्रज ब्रज का इस्तेमाल होता है और भोजपुरी में भोजपुरी का होता है। तो जो गायन है, जो लोक गायन है, लोक गीत जो है, जो पारंपरिक गीत हैं, वो अवध के बहुत शानदार हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अवध का ही गायन एक ऐसा गायन है, लोक गायन, जो जन्म से लेकर के, जन्म के पहले से लेकर के, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तब से लेकर के और उसके माँ बनने तक, उसके 7 महीने पूरे होने तक, जन्म होने पर, मुंडन होने पर, जनेऊ होने पर, विवाह होने पर, गौना होने पर, चौथी होने पर, विदाई होने पर और बूढ़े हो जाने पर, मृत्यु होने पर, सबके लोकगीत यहाँ पर हमारे अवधि में पाए जाते हैं। हमारी एक विभू इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसने अवधि पर ये बनाया, जो सांस्कृतिक गीत थे उनका एक पूरा एक सीक्वल तैयार किया, लगभग 35 लोक गानों के साथ। उसमें पहले गाने से लेकर के जब विवाह होता है तो विवाह से
जब दो लोग मिलते हैं तो वहां से शुरू करके और फिर अंत तक जितने भी संस्कार होते हैं उन सब पर लोक बोली में, हमारी अवधी बोली में इसको गाया गया है। अवधी के जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र तो ऑलमोस्ट सब जगह बराबर है, लेकिन अवधी में ज्यादातर ढोलक, हुड़ुक, मंजीरा ये ज्यादा चलते हैं। हमारे यहाँ तबला जो है वो शास्त्रीय संगीत का है, लेकिन लोक संगीत जो है वो ढोलक पर है। और चिकारा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वायलिन कहने लगे हैं, वो चिकारा भी हमारे यहाँ कहा जाता है। वो मिट्टी का कुल्हड़ होता है, उस पर फिर वो मूंज की तार लाते हैं, फिर इधर कसते हैं और फिर उस पर धनुष जैसा हम चलाते हैं, तो चिकारा कहते हैं। तो वो भी हमारे यहाँ का ही है, यही की खोज है, अवध का ही वो खोज है। तो लोक वाद्य यंत्र हमारे अवध के बिल्कुल अलग हैं, ढोलक है, मंजीरा है ना। और हमारे यहाँ थाली भी लोक वाद्य में है। जब हमारे यहाँ सोहर बनने जच्चा गाए जाते हैं तो जहाँ एक तरफ ढोलक होती है, जहाँ एक तरफ मंजीरा होता है, वहीं पर वो थाली भी रखी जाती है। थाली पर भी धीरे धीरे उंगलियों से या किसी डंडी से या किसी चम्मच से या किसी स्वेटर बीनने वाली सलाई से उस पे भी संगीत निकाला जाता है। और वो बिल्कुल अद्भुत और अलग और अनूठा सा होता है ये संगीत जो होता है। और लोक धुन जो है, लोक संगीत जो है, वो बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि लोक संगीत में उस प्राकृतिक हवा का घुलन भी शामिल होता है, उस प्राकृतिक वातावरण का भी घुलन शामिल होता है जो हमें प्रकृति देती है। आसमान के नीचे, सूरज के नीचे, चंद्रमा के नीचे जो प्राकृतिक वातावरण होता है, उसमें जो हमारे हृदय की तरंगे संगीत उत्पन्न करती हैं, उस संगीत की बात ही कुछ अलग होती है। तो हमारे अवध में हमने 2-3 चीजें डिस्कस कर ली अभी। तो बोली पर, संगीत पर, वाद्य यंत्र पर। हमारा जो मेन गायन है अवधि का, वो सोहर है और बन्ना है। ये सोहर और बन्ने हमारे अवध के लोक गायन के मुख्य गायन हैं। बाकी है तो गाए बहुत जाते हैं, शास्त्रीय गायन में भी अवधि के शब्द डाल करके गाया जाता है, लेकिन जो मूल है हमारे यहाँ का, ये सोहर और बन्ने अवध में ज्यादा होते हैं। हमारे अवध में जो नृत्य है वो भी बहुत अद्भुत है। ग्रुप डांस नहीं है अवध के नृत्य में। अवध के नृत्य में ग्रुप बैठा है और एक नाचता है, और वो बहुत ही सुंदर लगता है। और एक बैठने चलता है तब तक दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा बैठने चलता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। तो ये जैसे रिले रेस होती है खेलों में, उसी तरह से अवध के जो लोक नृत्य हैं उनमें जो एकल प्रस्तुतियां हैं वो इस तरह से होती है। हाँ, मुगलों के बाद अवध के कल्चर में थोड़ा सा बदलाव आया। जब मुगल कालीन सभ्यता हमारे जो अवध की सभ्यता में जब घुलने लगी, तो शेरो शायरी भी अवध की सभ्यता में शामिल हुई, कथक भी शामिल हुआ, और तमाम और चीजें, कव्वालियां भी शामिल हुई। अवध की कव्वालियां भी बहुत फेमस है। अवध का स्कूल ऑफ शायरी जो है, लखनऊ स्कूल ऑफ शायरी, वो अवध को रिप्रेजेंट करता है। तो लखनऊ की शायरी और दिल्ली की शायरी, ये 2 ही शायरी के स्कूल्स हैं पूरी दुनिया में। तो इसको अवध स्कूल ऑफ शायरी भी हम कह लेते हैं, जिसको लखनऊ स्कूल ऑफ शायरी कहते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि वो साहित्यिक चर्चा है, उर्दू की चर्चा है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम अपने लोक वाद्यों, लोक बोलियों, लोक शैलियों पर। अब लोक शैलियां जो होती हैं, शैली जो होती है वो भी अद्भुत है। जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, जो जीवन शैली है, वो भी अवध की थोड़ा सा अलग है। अवध में सवेरा बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ गांवों में अभी भी जो रात्रि का चौथा प्रहर जिसको हम कहते हैं, उसी को हम भोर का प्रथम प्रहर मानते हैं। 3 बजे रात से लेकर के और 6 बजे के बीच में अवध में जितना भी लोक वर्ग है वो सब उठ जाता है। और फिर उसके बाद वहां से वो दैनिक कार्य अपने शुरू करता है। 3 बजे से आप विश्वास कीजिए, बड़े शहरों में, दिल्ली से हम इस समय बात कर रहे हैं, दिल्ली में आप लोग हैं, दिल्ली में सवेरा ही 8 बजे के आसपास होता है घरों में, बेड टी पीने के बाद। लेकिन जो लोक जीवन है, लोक जीवन में बेड टी का कोई रोल नहीं है। लोक जीवन का प्रातः उठ करके प्रकृति के पास जाकर के बात करने का तरीका और सलीका है। हमारे यहाँ की जो दूध है, जो हमारे यहाँ का दूध है, जो जो दुग्ध देने वाले पशु हैं,
उसमें से 2 हैं मुख्य, एक गाय और एक भैंस। लेकिन राजस्थान में भैंस और गाय कम है, वहां ऊंट है। गाय और भैंस का दूध बाहर से जाता है। हमारे यहाँ के जो लोक पशु है, जो दुधारू पशु हैं, वो गाय, पहले नंबर पर गाय, दूसरे नंबर पर भैंस, और जरूरत पड़ने पर तीसरे नंबर पर बकरी का दूध इस्तेमाल होता है। तो हमारे अवध की जो ये है इसमें गाय का भी बहुत महत्व है। और गाय हमारे यहाँ, हमारी जो लोक संस्कृति अवध की है, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गाय को बहुत महत्व देते हैं। उसके पीछे कारण गाय का सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार जो गाय माता कही जाती है, वो तो उसको धार्मिक जामा पहना दिया गया है। लेकिन अगर गाय को देखें तो गाय का जो भी हिस्सा है, जो पंचगव्य है, वो स्वास्थ्य के लिए कितने आवश्यक है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गोमूत्र हो, चाहे गोबर हो, या और तमाम चीजें हैं। तो इसीलिए गाय को बहुत महत्व है। हमारे यहाँ अवध में गाय को सभी सम्मान देते हैं, प्रत्येक धर्म उसको सम्मान देता है। गायों का यहाँ पर ज्यादा वध नहीं होता, गायों की हत्या नहीं होती। तो ये भी हमारे यहाँ की एक लोक मान्यता और लोक परंपरा है। हमारे अवध का मुसलमान भी ये मानता है, हमारे अवध का ये क्रिश्चियन भी मानता है कि गाय जो है वो हमें जिंदगी देती है, हमें दूध देती है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। तो ये भी चीजें हैं। अब गाय तो सब जगह होती है, लेकिन हम अपने क्षेत्र के हिसाब से उसका सम्मान और उसका महत्व स्थापित करते हैं। दूसरी चीज मैं जो बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहता हूँ, अवध की जो लोक परंपरा है, वो अभी भी हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा है। जो अवध के लोक से जुड़ा हुआ है, जो अवध की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो जो अवध की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो लोग अवध की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, वो संयुक्त परिवार की परंपरा को भी बहुत महत्व देता है। हमारे घर का मुखिया जो घर का सबसे बड़ा होता है, वही माना जाता है। बदलते परिवेश में कुछ बदलाव भले आए हों, लेकिन मूलभूत ढांचे में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे अवध में जो लोक है, वो संयुक्त परिवार प्रथा के साथ भी चलता है। हमारी परंपरा संयुक्त परिवार की है। हमारे यहाँ अभी भी, चाहे जितना मॉडर्न एज आ गई हो, अभी भी हमारे यहाँ बहुएं जब सास और ससुर के सामने आती हैं तो सर पर पल्ला रख लेती हैं। उसके पीछे उनका बहू होना या उनका दूसरे घर से आना ये नहीं है। एक जो अभिवादन की, जो अनुशासन की, जो एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसको अभी हमारे यहाँ की स्त्रियां जो लोक से जुड़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ, महानगरों में लोक नहीं है, महानगरों में तो मिक्सचर हो चुका है। तो महानगर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अवध की बात कर रहा हूँ वो अवध के लोक परिवेश की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर लोक में अभी भी है, अभी भी हमारे गांवों की स्त्रियां जो है, बहुएं जो है, वो साड़ी ही पहनती है। अभी भी वो, उन्होंने सलवार सूट को या जीन्स को या टी शर्ट को उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है। अभी भी हमारे जो लोक वेशभूषा है, जो लोक भूषा है, उसमें भी अभी पारंपरिक वो है। स्त्रियों ने ज्यादा इसको अडॉप्ट कर रखा। मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि किसी भी लोक परंपरा को, किसी भी लोक अनुशासन को, किसी भी लोक शैली को जीवित रखने में स्त्रियों का ज्यादा रोल होता है। जैसे व्रत हैं, अब पहले वेशभूषा की बात हो रही थी, तो अभी हमारे यहाँ जो गांव में कुछ ग्रामीण जो वो है, उसमें अभी वो लहंगा और चोली का भी चलन है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन वैसे आमतौर पर साड़ी ब्लाउज का चलन है। और एक चीज बताऊं, अभी भी हमारे अवध के गांवों में जब शाम के समय या दिन में कोई स्त्री निकलकर दूसरे के घर जाती है तो चद्दर ओढ़ के जाती है। चद्दर ओढ़ के जाती है। ये चद्दर हमारे अनुशासन का प्रतीक है, हमारी शालीनता का प्रतीक है, हमारे मर्यादा का प्रतीक है। हम चादर ओढ़ करके जो हमारे यहाँ की स्त्रियां जाती हैं, तो वो अपने लोक की मर्यादा को अपने चारों तरफ लेकर के चलती हैं। जब वो घर के अंदर पहुंच जाती है, स्त्री के पास पहुंचती है, तो स्त्री उसकी चादर को अपने हाथ से हटाती है। जो मेजबान स्त्री होती है, वो मेहमान स्त्री की चादर अपने हाथ से हटा करके उसको रखती है। इसका इंगित ये होता है कि अब हमारी मर्यादा और तुम्हारी मर्यादा एक हो गई है, इसलिए अलग से आवरण की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए कितनी महान सी बात है इसमें, लोक मर्यादा को रक्षित करने की, लोक परंपरा को रक्षित करने की। बहुत अद्भुत परंपरा है। अभी भी मेरी माँ तो अब नहीं है, लेकिन वो जब भी गांव जाती थी तो चद्दर एक रख के ले जाती थी।
और जब घर से निकल के कहीं भी उनको जाना होता था तो वो चादर ओढ़ करके ही घर से निकलती थी। आज भी मैं अपने गांव जाता हूँ जो कि संडीला में है, हरदोई जिले के पास। तो हरदोई जिले में तो आज भी मैं देखता हूँ कि गांव की औरतें इसी तरह से निकलती हैं। एक आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ। जो हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं, जैसे जन्मदिन है तो सालगिरह हमारे यहाँ बनाई जाती है। सालगिरह ये हमारी अवध की लोक परंपरा है और कहीं मुझे नहीं दिखाई पड़ी। सालगिरह में हर साल एक धागा होता है बड़ा सा, उस धागे में हर साल बच्चे के जन्मदिन पर एक गांठ डाली जाती है, इसीलिए उसको वर्ष गांठ कहते हैं। और वो धागा बहुत संभाल कर रखा जाता है जीवन भर। इसकी वजह क्या रही होगी? इसकी वजह ये रही होगी, तब गणनाएं तो होती नहीं होंगी, ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहे नहीं होंगे, तो तिथियों के हिसाब से जन्मदिन पड़ता था। अब ये पता करना हो कि बच्चा कितने वर्ष का हो गया है तो उस धागे की गांठें गिन ली जाती थी कि 3-4 गांठें हो गई, 4 वर्ष गांठ हो गई, यानी ये हमारा बच्चा 4 साल का है। कितनी अद्भुत परंपरा गणना करने की, समय को संरक्षित करने की कितनी बढ़िया गणना है कि गांठें गिन ली, उसकी उम्र। इस पर आपका भी कभी ध्यान नहीं गया होगा। वर्ष गांठ कहा जाता है, आप इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ष गांठ क्यों कहा जाता है? ये अवध से निकला हुआ शब्द है। वर्ष गांठ अवध से बनना शुरू हुआ। जन्मदिन उस दिन का महत्व वो है, बर्थडे जन्म का दिवस है। केक काटने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। अवध की लोक संस्कृति में या भारतीय किसी भी लोक संस्कृति में केक काटने की परंपरा नहीं। हमारे यहाँ अवध में जो लोक परंपरा है जन्मदिन मनाने की, वो चौक पूर करके उस पर आलता लगा करके और उस पर एक वो पीढ़ा रख करके जैसे बिठाया जाता है पूजा के टाइम, उस पर उस जन्मदिन वाले बालक को या बालिका को बिठाया जाता है। और 7 या 9 औरतें, अगर 9 नहीं होती तो 7 औरतें, 7 नहीं होती तो 5 औरतें उस बच्चे को तिलक करती हैं, उसको मिठाई खिलाती हैं और कुछ उपहार देती हैं। और गुलगुले बनते हैं हमारे यहाँ अवध में। जन्मदिन में गुलगुले बनते हैं। गुलगुला मतलब मीठी पकौड़ियाँ। जो लोग गुलगुला नहीं जानते हो वो मीठी पकौड़ियाँ उसको कहते हैं। मीठी पकौड़ियाँ जो है वो बनाई जाती है, उसको हम लोग गुलगुला कहते हैं। तो अच्छा, और दूसरी चीज अब आगे जन्मदिन का तो ये हो गया, इसको वर्षगांठ हम लोग कहते हैं, एक गांठ डाली जाती है, ये स्पष्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत तो सबके यहाँ होता है, जितनी भी लोक संस्कृतियां हैं उसमें यज्ञोपवीत होता है। और यज्ञोपवीत का ढंग सब जगह एक ही है, संस्कार का ढंग सब जगह एक ही है, बस उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग अलग होता है, बातचीत करने का तरीका अलग अलग होता है। शादियों में अभी भी हमारे यहाँ जामा पहनाया जाता है अवध में। जामा पीले रंग का एक वस्त्र होता है, उसको पूरा पहना दिया जाता है कपड़ों के ऊपर, और उसी को पहन करके तभी कहा जाता है जामा जोड़ी, है ना। तो जामा पहनाया जाता है उसमें विवाह में दूल्हे को। और मोर रखा जाता है। अभी अब मोर की परंपरा शहरों में खत्म हो गई है, लेकिन गांवों में जब आप शादी करने जाएंगे तो बहुत बढ़िया सा मोर, रंग बिरंगा सा, खूब उसमें लगी हुई झालरें और लगा, बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो मोर का इस्तेमाल हमारे यहाँ विवाह में होता है। विवाह परंपरा हमारे यहाँ बहुत अच्छी है अवध की। मैं इसको आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो सबके यहाँ होता है, जिसको अब हम लोग एंगेजमेंट कहने लगे हैं, उसको हमारे यहाँ वर छिकाई कहा जाता था। छिकाई माने रोक लेना, वर छिकाई वर को रोक लेना। एक तरह से इसको अगर मुस्कुराती हुई भाषा में बात किया जाए तो एडवांस दे करके बुक कर लेना। तो वर छिकाई हमारे यहाँ पहले होती है। वर छिकाई के बाद फिर तिलक होता है, तिलक चढ़ता है। तिलक चढ़ने का मतलब यह है कि लड़की वाले उसको बेटे को, उस लड़के को ऑफिशियल तौर पर अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर के आए। तो तिलक चढ़ाते हैं, उसमें हम कुछ उपहार देते हैं, थाला देते हैं, चावल देते हैं, अन्न देते हैं, मिष्टान्न देते हैं। यानी ये सब कह करके हम ये करते हैं कि आपका पुत्र मैंने अपनी पुत्री के लिए, अपनी बहन के लिए वर के रूप में चुना। अभी हुआ नहीं है, वर बना नहीं है, वर के रूप में चुना है।
और हम चाहते हैं कि आप इसकी स्वीकृति दें। फिर जो है उनकी जब स्वीकृति हो जाती है तो लगन लिखी जाती है। पंडित आते हैं, वो लगन पत्री लिख देते हैं, उसको कलावा से बांध के रख दिया जाता है लगन पत्री को, उसके हिसाब से। अब जो मुख्य बिंदु है, सब शादी ब्याह तय हो गया, सब कुछ हो गया, बारात आ गई, जनवासे में है, लेकिन बारात तब तक नहीं आएगी जब तक उसको घर वाले, लड़की वाले आमंत्रित नहीं करेंगे। इसके 2 स्टेप होते हैं। जब बारात पहुंच जाती है जनवासे में, तो बारात की तरफ से एक कटोरी में, ये मैं अवध की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोक क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, वहां हो सकता है कोई दूसरा होता हो। एक कटोरी में सरसों का तेल, उस समय सरसों का तेल ही रहता होगा चूंकि, तो सरसों का तेल लेकर के उनका नाव जाता है और लड़की वालों को देता है। इसको कहते हैं तिलवारा। यानी बारात ये कहती है तेल भेज करके कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। फिर उसको रिसीव किया जाता है, वो नाव जो लेकर के कटोरी आता है उसको लड़की वाले लोग कुछ उपहार देते हैं, रुपया देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, धोती दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। फिर वो वापस जाता है। फिर हमारे यहाँ लड़की वालों का नाव जाता है पनवारी लेकर के, पान लेकर के जाता है, वो पनवारी लेकर के जाता है और वो पेश करता है बारात में, जनवासे में जाकर के, जहां बारात बैठी होती है, कि हम आए हैं और हम आपको सादर निमंत्रित कर रहे हैं, ये स्वागत का पान हम लाए, इसको ग्रहण कीजिए और आप लोग हमारे दरवाजे पर चलिए। फिर बारात अपने गाजे बाजे के साथ चलती है। वो तो सब जगह चलती है, शहरों में भी चलती है और गांवों में भी चलती है। अब गांवों में भी फिल्मी गाने बजने लगे हैं बैंड के साथ, नहीं तो पहले वो मोर बाजा बजता था और बहुत लोक वाद्य यंत्र ही रहते थे। आगे आगे एक लिल्ली घोड़ी चला करती थी जो ये बताती थी कि बारात आ रही है। लिल्ली घोड़ी में एक जोकर टाइप का नृत्य करने वाला होता था, वो आगे आगे रास्ता बनाता था लिल्ली घोड़ी से, और साथ में फिर वो लोकल वो रहते थे, बाजे वाले, दूल्हा रहता था और दूल्हा उसमें बैठाया जाता था, जो उसको क्या कहते हैं, डोली में बिठा के, उसको पीनस कहते थे, पीनस। पीनस में बैठ के दूल्हा आता था और दूल्हे को द्वारे पर लड़की के भाई रिसीव करते हैं। ये सब जगह यही होता है, लड़की के भाई ही दूल्हे को रिसीव करते हैं। लेकिन अवध में क्या है, दूल्हा हाथों हाथ लिया जाता है। दूल्हे को जमीन पर पैर नहीं रखना होता है, जहां पर अवध की असली लोक शैलियां चल रही हैं। लड़की के भाई अपने बहनोई को, होने वाले बहनोई को अपनी हथेलियों में उठाते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, उनका पैर जमीन में नहीं रखने देते हैं और ले जा करके द्वार चार, जहां पर द्वार पूजन होता है, वहां पर उसको उनको स्थापित करते हैं। फिर उनका आदर सत्कार होता है। अवध में जो जूता चुराई होती है, जूता चुराई सब जगह होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जूता चुराई क्यों होती है आखिर। हमारे घर के बच्चों से पूछो कि जूता चुराई क्यों होती है, तो ये नहीं बता पाएंगे, कहेंगे कि पापा एक ट्रेडिशन है तो हम लोग जूता चुराते हैं, फिर पैसा मिलता है, हम जूता वापस कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे जो अवध में जो इसका संदेश है वो ये है, जूता हम इसलिए चुराते हैं कि हम आपको अपने परिवार का अब सदस्य मानते हैं, अब हम आपको जाने नहीं देंगे, यानी आपको अब यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश है जूता चुराई के पीछे। लेकिन फिर वो जूता वापस किया जाता है, वो आश्वस्त करता है कि नहीं, हम आएंगे, हम आएंगे, जरूर आएंगे, हमारा संबंध यहाँ से अब हमेशा चलेगा। तो वो क्या करता है, बदले में कुछ उपहार देता है दुल्हन के छोटी बहनों को, क्योंकि दुल्हन की छोटी बहनें ही उसको आग्रह पूर्वक रोकती है कि अब आपको नहीं जाना, हमने आपका जूता चुरा लिया, यानी हम आपके जाने के रास्ते बंद कर दिया, आप जाओगे कैसे, हमने तो आपको आपके जूते चुरा लिए हैं। तो फिर वो कहता नहीं, जूते हमारे दे दो, हमारा वो भी घर है, हमारा ये भी घर है, हम आते जाते रहेंगे और आपसे संबंध बना रहेगा। उसका प्रमाण ये है कि ये लीजिए, हम आपको उपहार देना आज से प्रारंभ करते हैं। तो ये उपहार की बात वहां शुरू हो जाती है इसमें जूता चुराई के साथ साथ। तो आप ये देखिए कितने प्यारे से संदेश हैं, लोक संस्कृति के, लोक परंपरा के कितने प्यारे से संदेश। अब इसी में आप थोड़ा और आगे बढ़िए कि भावरें होती हैं,
तो भांवरों में 6 भांवरे लड़की को आगे रख करके हमारे यहाँ अवध में होती है। अवध में जब भांवरे पड़ती हैं तो 6 भांवरों में लड़की आगे रहती है। सिर्फ 7वीं भांवर में लड़का आगे होता है। अब इसके पीछे जो संदेश है, जो हमारी माँ जी ने, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने हमें बताया, उसके पीछे ये संदेश है कि अवध में स्त्रियों का मान बहुत ज्यादा है। स्त्रियां 6 चक्कर आगे रहती हैं, यानी कि पूरे जीवन भर स्त्री जो है हमारे परिवार की मुखिया रहेगी, लेकिन जो एक एक फेरा जो उसका पुरुष आगे करता है, वो ये कहता है कि इस 6 फेरों की संरक्षा के लिए हम आगे आगे चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं करेंगे। ये पंडित लोग बताते भी हैं, जो पुरोहित शादी कराते हैं, लेकिन हम लोग इस समय शादी जब कर रहे होते हैं तो हम लोग सुनते कुछ नहीं, वो बताया करता है, हम सुनते कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता। अच्छा, अब ये हो गई शादी की बात। फिर उसके बाद वो विदाई और ये सारी चीजें, सब चीजें होने लगती हैं। तो अवध कितना, और लोक जो है वो कितना ज्यादा सिस्टमेटिक है, कितना ज्यादा साइंटिफिक है। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब बारात आती है तो हमारे यहाँ अवध में 3 दिन बारात रुकने की परिकल्पना है। और अब तो खैर नहीं रुकती, लेकिन मुझे भी याद है, मेरी शादी तक तो नहीं 3 दिन था, लेकिन मेरी शादी के 2-4 साल पहले तक 3 दिन की बारात रुकती थी। आज बारात पहुंचती थी, कल रुकती थी और परसों विदाई होती थी। तो दूसरे दिन क्या होता था, उसको शिष्टाचार कहा जाता था। शिष्टाचार, दोनों पक्ष इकट्ठा होते थे, एक तरफ लड़की वाले बैठते थे, सब कालीनें बिछी रहती थी, खूब बढ़िया जाजम बिछी रहती थी, केवड़े छिड़के जाते थे। एक तरफ लड़के वाले बैठते थे, बीच में खाली जगह रहती थी, और एक दूसरे से सवाल जवाब होते थे, शास्त्रार्थ होता था, ज्ञान की परीक्षा होती थी। और कितना अच्छा लगता था कि लड़की वाले अपने सवाल कर रहे हैं, लड़के वाले अपने सवाल कर रहे हैं, लड़के वालों को लड़की वाले जो है वो जवाब दे रहे हैं, और साथ में मिठाइयाँ, सूखे मेवे और मिश्री और गरी और मखाने, ये सब लगातार बंटते रहते थे। तो बहुत एक प्यारा सा वातावरण होता था। इसको न्योतनी भी हमारे यहाँ कहा जाता है। अवध में न्योतनी यानी दोनों एक दूसरे को न्योता देते हैं आपस में मिलने के लिए, न्योतनी। वो शादी के दूसरे दिन होती है। ये हमारे अवध की लोक परंपरा है। गालियां हर जगह गाई जाती हैं, चाहे जो क्षेत्र हो वहां पर गालियां गाई जाती हैं। अब शहरों में तो खैर टाइम ही नहीं रहा, लोग पहुंचे, जयमाल हुआ, लोगों ने खाना खाया, सब चले गए, जल्दी से पंडित जी ने शादी कराई। लेकिन गांवों में जहां पर लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, लोक शैलियां जीवित हैं, वहां आज भी गालियां गाई जाती हैं। लड़के वाले बैठे होते हैं, लड़की वालों की औरतें पर्दे के पीछे से गालियां गाती हैं। अब इन गालियां गाने को बहुत अच्छे ढंग से लिया जाना है। ये बहुत ही अद्भुत और मीठी परंपरा है। गालियां औरतें गाती हैं, उनके लड़के के ससुर के लिए, लड़के के पिता के लिए, लड़के के बड़े भाई के लिए, लड़के के फूफा के लिए, लड़के के मौसा के लिए, लड़के की मामा के लिए, लड़के, इसके सबके लिए गालियां गाते हैं। और वो लोग मुस्कुराते मुस्कुराते सुनते हैं। इसका संदेश देखिए कितना अच्छा है, बहुत बड़ा संदेश है। ये भी अवध का ही संदेश है कि अगर आपने संबंध बना लिए हैं तो आपको मुस्कुराते हुए उन संबंधों को निभाना है। अगर एक तरफ थोड़ी सी तलखी भी आए, अगर आपको कोई गाली भी दे, तो भी आपको मुस्कुराते हुए उस संबंध को निभाना है। कितनी बड़ी लोक परंपरा से निकली हुई ये संदेश ध्वनि है, जिसको हमें समझना होगा। कितनी बड़ी संदेश ध्वनि है, इसके पीछे कोई समझा नहीं, कोई चर्चा भी नहीं करता कि आखिर गाली क्यों गाई जा रही है, वो लोग क्यों सुन रहे हैं, गाली क्या हो रहा है। तो फिर वो नेग निछावर दिया जाता है। तो नेग निछावर जो है वो अपनेपन का, आर्थिक आदान प्रदान का एक साधन होता है, और एक माध्यम होता है, और एक संदेश होता है। जब हम नेग देते हैं या निछावर देते हैं तो उसके पीछे का संदेश ये होता है कि हम तन, मन और धन से आपसे जुड़ रहे हैं, इसलिए वो धन भी दिया जाता है। तो ये हमारे अवध की कुछ चीजें हैं। अब हम बात करते हैं अवध के भोजन की, अवध का खाना। जैसे लिट्टी चोखा है, तो ये जो है ये भोजपुरी क्षेत्र का बहुत फेमस है। लोग जहाँ लिट्टी चोखा का नाम लेंगे तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का
जो है ख्याल आता है। लिट्टी चोखा अवध में भी है, लेकिन उसका नाम भौरिया है, लिट्टी नहीं है उसका नाम, बाटी नहीं है उसका नाम भौरिया है। बिल्कुल उसी तरह से गोल गोल बना करके उसके अंदर बढ़िया दाल वाल भर करके और उसको आग के ऊपर सेक करके उसको हम लोग भौरिया कहते हैं, जैसे भून करके जो है जिसको बनाते हैं भौरिया। और उसके साथ हम विभिन्न किस्म के और स्वादिष्ट व्यंजन साथ में खाते हैं। आपने कढ़ी का नाम सुना होगा, सब जगह कढ़ी मिलती है, आप कहीं मुंबई जाएं, अमेरिका जाएं, रेस्टोरेंट में अब कढ़ी मिलने लगी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कढ़ी जो है वो अवध से प्रारंभ हुई है। अवध में कढ़ी का सूत्रपात हुआ। कढ़ी जो वो अवधि खाद्य की जब लिस्ट बनती है तो उसमें कढ़ी होती है। दही बड़ा जो है वो उड़द की दाल का जो दही बड़ा है वो अवध का दही बड़ा है। बहुत सारी रसावर हमारे यहाँ कहे जाते हैं, रसावर। अब ये रसावर किसी के यहाँ कुछ कहा जाता है, किसी के यहाँ कुछ कहा जाता है, लेकिन अवध में इसको रसावर कहते हैं। गन्ने के रस में चावल को पकाया जाता है। गन्ने के रस में चावल बड़ी मुश्किल से पकता है, इसलिए धीमी आंच पर लगभग रात भर वो खीर पकाई जाती है और कुछ नहीं डाला जाता, सीधे गन्ने के रस में चावल डाल दिए जाते हैं और धीरे 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 सवेरे तक वो पकते हैं। ये हमारे यहाँ का मिष्ठान था, जो लोक मिष्ठान है वो हमारे यहाँ का रसावर है। खीर और ये बर्फी और ये सब तो सब जगह मिलती हैं, सब जगह की फेमस होती हैं, सब जगह बनती हैं। तो ये हमारे यहाँ का लोक खाद्य है, जिसमें कि कढ़ी और रसावर और उड़द की दाल के दही बड़े और गुलगुला जो मैंने बताया जन्मदिन में बनता है, वो गुलगुला भी अवध का ही है। अब हम बात करते हैं इस लोक परंपरा में कविताओं की, लोक भाषा की कविताओं की। तो अवधी भाषा में जो साहित्य है वो बहुत प्रचुर है, बहुत ज्यादा है। ब्रज भाषा के बाद अगर किसी भाषा में सबसे ज्यादा साहित्य है तो अवधी भाषा में है। उधर ब्रज भाषा में सूरदास लिखते हैं, सूरसागर लिखते हैं, तो इधर तुलसीदास जी उसी समय काल खंड में रामचरितमानस जैसी एक पुस्तक की रचना कर देते हैं, जिसमें राम का एक चरित्र जो अवध से ही उन्होंने उठाया, अवध के एक व्यक्ति को ही उठाया और उसको इस तरह से मर्यादित पुरुष साबित किया कि पूरे विश्व को उस महापुरुष से, उस राम नाम के व्यक्ति से मर्यादाओं का ज्ञान प्राप्त होने लगा। हर व्यक्ति ये कहता है, अपने माँ अपने बेटे कहते हैं राम जैसा बेटा है हमारा। तो वो राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है, यानी जो मर्यादित है, जो शक्तिशाली है, जो पुरुषों में उत्तम है, जो स्त्रियों का सम्मान करे, जो माता पिता का आदर करे, जो अपने आस पड़ोसियों का सम्मान करे, जिसको क्रोध आवश्यकता पड़ने पर ही आए, निरर्थक क्रोध नहीं आए। तो इस तरह के जो है लोक भाषाएं जो हैं, लोक हमारी मर्यादाएं जो हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व से निकल कर आती हैं, मिलकर बनती हैं। मैं बहुत अद्भुत सा महसूस करता हूँ जब मैं अपने अवध क्षेत्र में मैं घूमता हूँ, या मैं जब अवधि सम्मान करता हूँ या अवधि कार्यक्रम करता हूँ, तो जब अवधि बोली में लोग बोलते हैं तो लगता है कि जैसे रस बरस रहा, रस बरस रहा। और अवधि जो है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पर से, जितनी आप भोजपुरी फिल्में देखते हैं उसमें से 90% भाषा जो है वो अवधी भाषा है, लेकिन वो उसको भोजपुरी कह करके उन लोगों ने भोजपुरी बना लिया है। लेकिन उसमें 80% के आसपास जो शब्द हैं, जो शब्दावलियां हैं, जो शैलियां हैं, वो अवध की हैं। तो अवधी भाषा के पास क्योंकि जुझारूपन नहीं है, वो शांत और सौम्य है, तो उसको लोग अपनी भाषाओं में शामिल करके अपनी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। इस समय पूरे देश पर, हमारे पूरे भारत पर जो लोक संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है, वो अवधि पर भी मंडरा रहा है। आज जब हम कोई लोक संस्कृति का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें दर्शकों का आना बहुत मुश्किल सा लगता है। वही जब हम कोई बॉलीवुड का या किसी विदेशी कलाकार को हम बुलाते हैं तो लाखों लाख रुपए के लाखों लाख के टिकट बिक जाते हैं। अब टिकट से मुझे ध्यान आया कि अवध का जो खेल है, अभी हमारे यहाँ लखनऊ में इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच हुआ। मैं आपको बताऊं, 1-1 लाख रुपए तक के लोगों ने टिकट खरीदे ब्लैक में, 15,000 के, 25,000 के, 50,000 के। लेकिन हमारे अवध की जो 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 लोक क्रीड़ा है,
वो हमारे यहाँ की कबड्डी। कबड्डी कबड्डी हमारे यहाँ की लोक क्रीड़ा है, उसको बहुत सम्मान प्राप्त है। उसके पीछे कारण क्या है कि वो एकजुट होने का, एक साथ एकत्र होने का, हर वो क्रीड़ा जिसमें एक से अधिक लोग हों, वो एक दूसरे को अपने पास लाने का काम करती है, एकजुटता बढ़ाती है। संघे शक्ति सर्वदा, ये हमारे यहाँ के खेलों से है। हमारे यहाँ कुछ और खेल हैं छोटे छोटे जो मैं आपको बताता हूँ। किसी के यहाँ कुछ कहा जाता है, किसी के यहाँ कुछ कहा जाता है। जिसको हम लोग अंग्रेजी में आई स्पाई कहते हैं, जिसको आई स्पाइस लोग बोलते हैं, वो अवध में लुका पतव्वर के नाम से, मतलब लुका पतव्वर यानी पता लगाओ, लुका पतव्वर के नाम से उसको कहा जाता है। उसका नाम है। उसमें क्या होता है कि एक वही चोर बनता है और बाकी जो खिलाड़ी होते हैं वो सब छिप जाते हैं। वो आदमी ढूंढता है और ढूंढ करके उनको छूना होता है, यानी हमने तुम्हें पहचान भी लिया और तुम्हें पकड़ भी लिया। ये इसको लुका पतव्वर कहते हैं। ये बहुत अद्भुत गेम था। इसमें क्या था कि बच्चों के अंदर अन्वेषण करने की शक्ति आती थी, खोजने की शक्ति आती थी, कहाँ होगा क्या होगा, दिमाग लगाने की चीजें डेवलप होती थी। ये बहुत ही अच्छा खेल हमारे यहाँ का था। दूसरा अवध का गेम है, उसको हम लोग लोई लब कहते हैं, बात और दूसरी जगह क्या कहा जाता है हमें नहीं पता। उसमें एक छोटी सी डंडी होती है और पेड़ होता है, खिलाड़ी होते हैं, उस डंडी को दूर फेंका जाता है और एक व्यक्ति, कोई जो हम लोग तो खैर बचपन से उसको चोर ही कहते रहे, ये चोर बनेंगे, एक व्यक्ति जो है उसमें चोर बनता है। जब वो डंडी फेंक दी जाती है तो वो जाता है डंडी को उठाने और बाकी सारे लोग लपक के पेड़ पे चढ़ जाते हैं और पेड़ पे चढ़ जाते हैं। फिर जो है वो पेड़ पे चढ़ के लोगों को छूता है। अब क्या होगा, इससे देखिए क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको पेड़ पर चढ़ने की प्रवृत्ति डेवलप हुई। अपने आप एथलेटिक्स जो है उनके भीतर डेवलप होने लगते हैं, अपने आप उनके अंदर तमाम सारी चीजें आने लगती हैं। और ये कितने अच्छे हैं, व्यायाम उनका हो रहा है, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, लटक रहे हैं, कूद रहे हैं सब। फिर कूद के कोई एक बच्चा आता है, वो उस लकड़ी को चूम चूम देता है तो पता चला गेम खत्म हो गया। फिर से उसको फेंका जाएगा, वही आदमी फिर से दौड़ के जाएगा। इस गेम में आमतौर पर यह होता था कि पहले दिन जो व्यक्ति चोर बनता था वो गेम की समाप्ति तक जितनी देर गेम चलता था वो उसी में रहते थे और उसी में रहते थे वो लोग, और अगले दिन कोई नया बनता था। तो सबके बच्चों की कितनी ज्यादा हष्ट पुष्ट जो है स्वास्थ्य की स्थितियां थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोक रीतियां हैं, लोक परंपराएं हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है, हमारी विचारशीलता भी बढ़ती है, हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है और हमारे अंदर सद्भाव भी बढ़ता है, हमारे भीतर एक दूसरे के पास पहुंचने का भी होता है। गाँवों में, वो चाहे अवध हो या कोई और क्षेत्र हो, जब मैं बचपन के साथ में जाया करता था, तो कभी कभी क्या होता था कि किसी के घर में उसके घर का चूल्हा कैसे जलता था, वो जाता था दूसरे के घर से आग लेकर के आता था और उस आग से अपने घर के चूल्हे को जलाता था। अब ये गाना गुलजार ने लिख दिया, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। तो ये जो पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले है, ये अवध की लोक परंपरा है जो अपनेपन का प्रतीक है। यानी हम पड़ोसी के चूल्हे से भी अपना चूल्हा जला सकते हैं, पड़ोसी से मदद लेकर के भी हम अपना घर चला सकते हैं, हम अपनी मदद से पड़ोसी के घर में भी खुशहाली ला सकते हैं। ये जो है हमारे यहाँ पड़ोसी के घर से आग आग लेने का ये सिस्टम होता था। और तमाम सारी चीजें हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अवध में जब दीपावली होती है, मैं दो त्योहारों का जिक्र जरूर करूंगा। जब दीपावली होती है हमारे यहाँ तो दिए जलते हैं, तेल जलता है, वो सबको पता, पटाखे चलते हैं। और लेकिन दीपावली के पहले हमारे गांवों में ये नियम है कि गांव की पुताई जरूर की जाती है। गांव के लोग अपने घरों की पुताई जरूर करते हैं, कहते दिवाली आ रही भैया साफ सफाई कर लो। तो दिवाली में जो साफ सफाई होती है वो इस बात का प्रतीक है कि जो गर्मियों में जो चीजें खराब हो गई होती हैं और कहीं कोने में पड़ी हैं जो घर का वातावरण खराब कर सकती हैं, उनको सब ढूंढ ढांड के
और उनको घर से हटा दिया जाए, घर को फिर से स्वच्छ और साफ किया जाए, क्योंकि जाड़े का मौसम आ रहा है और हम उसका स्वागत करेंगे। दीपावली के दूसरे दिन हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है। कुछ लोग गोवर्धन वाले दिन शस्त्र पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे अवध में गोवर्धन पूजा होती है। गोबर से एक पूरा वो बनाया जाता है, एक तरह से समझ लीजिए कि एक नक्शा सा बनाया जाता है, जिसमें गौशाला भी बनी होती है, जिसमें घर भी बना होता है, जिसमें ये भी बना होता है, वो भी बना होता है। और उस पर जो मौसमी फूल हैं, जैसे दीपावली के बाद तुरई है, कद्दू है जिसको हम लोग सीताफल भी कहते हैं, उसके पीले फूलों से हम उसको सजाते हैं। गोवर्धन उसको कहते हैं। गोवर्धन का मतलब गोवर्धन पर्वत से नहीं है, गोवर्धन यानी गोवंश के वर्धन के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। गायों को उस दिन खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, गायों की पूजा करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे यहाँ गोवंश बढ़े। गोवंश बढ़ने के पीछे ये कारण है कि दूध भी कंप्लीट फूड कहा गया है। और जैसा मैंने शुरू में बोला था कि गाय के पंचगव्य वो हमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो गोबर है उससे चूल्हा जल लेता है, कंडे बन जाते हैं, उपले बन जाते हैं, खाद बन जाती है, तो वो सारी चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। दूसरे दिन जमदूतिया होता है, हमारे यहाँ जमदूतिया कहा जाता है, वो दीपावली के तीसरे दिन, जिसको हम लोग भाई दूज कहते हैं। हमारे यहाँ अवध में उसको जमदूतिया कहते हैं, यानी वो यम द्वितीया है। ये मान्यता है कि उस दिन अगर भाई और बहन हाथ पकड़ करके नदी में स्नान करें तो भाई को लंबी आयु मिलती है और बहन को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ अवध में ये परंपरा बनाई गई, इसके पीछे कितनी बड़ी सोच है कि भाई चाहे जहां रहे, लेकिन भाई दूज के दिन वो अपनी बहन के साथ होना चाहिए और बहन का हाथ पकड़े हुए उस दिन। इसके पीछे संदेश ये है कि अवध में ये कहा जाता है कि जो यमद्वितीया वाले दिन भाई अपनी बहन को बहन का हाथ पकड़ता है तो वो बहन सदैव अखंड सौभाग्यवती रहती है और उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता। उसके पीछे जो निहित सामाजिक अर्थ है वो ये है कि भाई प्रत्येक वर्ष अपनी बहन के घर जाकर के उसको ये बताता है कि हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम ससुराल में हो लेकिन मायका भी तुम्हारे साथ है, तुम दोनों कुल उजियारी हो, तो हम आज भी तुम्हें उतना ही मान और सम्मान देते हैं जितना कि हम पहले दिया करते थे। अब होली, अवध की होली का तो अद्भुत नजारा है। मैं आपको बताऊं, बड़ा उसमें मीठी झड़प भी होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, लेकिन इसमें आपसी सौहार्द बहुत बढ़ता है। जब हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन होली गाड़ दी जाती है, वो हम उसका एरंड का पेड़ लगाते हैं और उससे जो है, जिसको हम लोग रंडा कहते हैं, हमारे यहाँ अवध में रंडा कहा जाता है, रंडे का पेड़ गाड़ दिया गया। अब वो होली का स्थान तय हो गया। अब क्या है, उस दिन से लेकर के और होली जलने के एक दिन पहले तक गांव के लोग, गांव के लड़के, युवा और कुछ जो है उत्साही बुजुर्ग भी उसमें शामिल होते हैं और देर रात में लोगों के बाहर से, घरों के बाहर जो बेकार चीजें पड़ी रहती हैं उनको ला करके होली पर रख देते हैं। मान्यता ये है कि अगर एक चीज कोई होली पर रख दी गई तो फिर वापस घर नहीं जाती, वो माँ होलिका को दान मानी जाती है। तो क्या होता है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है और बड़ा अच्छा भी लगता है सोच के। हम लोग छोटे छोटे थे, 12 साल के, 15 साल के, तो हम लोग भी रात में आपस में तय कर लिया 10 लड़कों ने कि आज रात में 11 बजे हम लोग चलेंगे और फलानी तरफ। तो तब 11 बजे चुप्पे चुप्पे हम लोग इकट्ठा हुए सारे बच्चे और गलियों में घूम रहे। कहीं देखा किसी का कुछ पड़ा हुआ है बाहर, सूप पड़ा है या किसी ने लकड़ी काट के रखी है अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए, तो उसको ले आए और लाके होली पे रख दिया। अब सवेरे उसने देखा तो खूब गुस्साता था, लेकिन कभी भी किसी एक से वो झगड़ा करने नहीं जाता था कि मेरा सामान क्यों डाल दिया, क्योंकि उसको ये पता है कि इसी तरह से होली पर होली दहन के लिए लकड़ियां और सामान इकट्ठा किया जाता है। बहुत दिनों से, जिस दिन से हमारे यहाँ ये होली गढ़ती है उसी दिन से गोबर से हम लोग बल्ले बनाना शुरू कर देते हैं। वो पैरामीशियम के आकार के बीच में छेद, गोल गोल, वो इनको हम लोग खूब बनाते हैं और इनको होली पर चढ़ाते हैं। इनको हम लोग प्रहलाद के रूप में मान्यता देते हैं, क्योंकि ये जलने के बाद भी उसी तरह से आकार में रहते हैं। होली जल गई और प्रहलाद बच रहा,
एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के बाद मैं अपनी वार्ता समाप्त करूंगा। पता नहीं मैं कैसा बोला कैसा नहीं, क्योंकि पलट के कोई हमें रिस्पांस तो मिला नहीं आपसे, वो मिलना भी नहीं था। तो अवध ने अवध ने सबसे बड़ा त्योहार जो इस दुनिया का है, होली, वो अवध से ही निकली हुई है। हरदोई जिला जो है, वहां से होली के त्योहार की शुरुआत हुई है। क्योंकि कहा जाता है कि हरदोई हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, और उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में रखकर अग्नि प्रवेश करने के लिए कहा था। तो होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्नि में प्रवेश किया। लेकिन करामात ये हुई कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। तो वहां की जनता ने खुशियां मनाई और खूब एक दूसरे के ऊपर रंग डाला। तो जो होली जैसा त्योहार अवध की देन। तो दो अवतार भी अवध में हुए। कृष्ण अवतार ब्रज में हुआ, और अवध में दो अवतार हुए, तीन अवतार अवध में हुए। एक अवतार जो हुआ हमारे इनका नरसिंह का अवतार हुआ, वो हरदोई में हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। और फिर वामन अवतार भी हमारे यहाँ हरदोई में ही माना जाता है। वामन मंदिर बना हुआ है, और वहां पर जन श्रुतियां कहती हैं कि वामन अवतार भी हरदोई में हुआ। और अवध क्षेत्र में जो तीसरा अवतार हुआ, वो भगवान राम का अवतार हुआ। ये ये जो है तीन अवतार हमारे अवध के क्षेत्र से हैं। तो इन्हीं तीनों अवतारों के बीच में हमारी सारी लोक परंपराएं, लोक संस्कृतियां, लोक भूषाएं सब उसी में हैं। मुझे लगता है कि मैं अब अपनी वार्ता समाप्त करूं, क्योंकि 3:05 हो गया है, और मुझे 3 बजे तक बोलने का अवसर प्राप्त था। बाकी थोड़ा समय आप लोग संभवतः मुझसे चर्चा करेंगे। मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि अवध की संस्कृति और लोक परंपराएं बहुत प्राचीन हैं, और इन्हीं से हमने अपने देश की नव संस्कृति का निर्माण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपने बहुत ही विस्तार से अवध की लोक परंपरा पर अपनी बात रखी। वहाँ के वाद्य यंत्र, गीत, लोक पशु, परिवार का ढांचा, संरचना, जन्मदिन के अवसर, विवाह के अवसर, मृत्यु के अवसर, खान पान, साहित्य, संस्कृति के अन्य रूप, खेल कूद, पर्व, त्योहार, मतलब जितने जीवन के जितने आयाम हो सकते हैं लोक जीवन के, उन सभी को अपने वक्तव्य का विषय बनाते हुए अपने विस्तार से अपनी बात रखी अवध की लोक परंपरा पर। और मुझे महसूस हुआ कि जैसे अवध की लोक परंपरा के साथ साथ विभिन्न भारतीय लोक परंपराओं को भी मैं एक साथ देख और सुन रहा हूँ। आपके वक्तव्य में इतनी गहनता थी और डिटेल्स ऐसे थे जो जिसमें जितने प्रतिभागी हमारे जुड़े हुए हैं उन सबको अपनी अपनी लोक परंपराओं की भी याद आ रही होगी जब आपने एक एक करके बात रखी है और देखा समझा है, सबको बताया है। तो इतने विस्तृत व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार। और आपके व्याख्यान से ही कुछ प्रश्न मेरे मन में बनते चले गए। जैसे मैं सुनता चला गया कुछ प्रश्न मेरे मन में भी बने, कुछ प्रतिभागी वगैरह भी साझा करेंगे तो उससे भी बात को विस्तार मिलेगा। आपने जब गीत संस्कार वगैरह की बात की तो उस समय मुझे अचानक राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अवधि के में प्रचलित वो उस लोकगीत की याद आ गई। मोरे चरखा का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। तो अवधि लोकगीत और भारतीय लोकगीतों के माध्यम से आपकी बात उस पर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में इन लोक परंपराओं की कितनी गहन भूमिका रही है, उस संदर्भ में थोड़ा सा आपका विचार। देखिए, जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इकाइयों में हुआ। तो जहाँ का लोग था वो लोग शामिल हुआ उसमें, उसने अपने ढंग से अपना योगदान किया। जैसे चरखवा चलता रहे, गांधी बने हैं दूल्हा। अब इसका जो अवधि में आप इसकी भावना देखिए, इसमें गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है और चरखा चलाया जा रहा है, यानी कि निरंतरता हमें बनाए रखनी है। हमें अपना सूत काटते रहना है। सूत काटने का अर्थ है कि हमें अपनी जिजीविषा बनाए रखनी है, अपने संकल्प शक्ति को बनाए रखना है, और वो तागा नहीं टूटने देना है। ये जो है ये संदेश है, चरखा चलता रहे। तो चरखा जो है वो निर्माण का प्रतीक है। हमारा निर्माण भी चलता रहे, गांधी का नेतृत्व भी चलता रहे, अहिंसा भी चलती रहे, और हमें आजादी भी मिल जाए। तो ये इसके पीछे निहित संदेश है। और ये बहुत फेमस था। हमारे पिताजी कभी कभी इसको सुनाया करते थे। आज मेरे पिताजी होते तो वो 103 साल के होते, लेकिन वो नहीं है। वो ये वाला लोकगीत जो है अक्सर गाया करते थे और हम लोगों को
सुनाते थे, स्वतंत्रता संग्राम में भी वो शामिल रहे, तो ये सब बताते थे। तो इसका इसका यही निहित जो है, जो भावार्थ है, जो गूढ़ार्थ है, निहितार्थ है, वो ये है कि चरखे के माध्यम से एकजुटता। और हाँ, जब उस समय हम लोग गाते थे, जब स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गाने तैयार होते थे, तो वो गाने जागरूकता का काम करते थे। गाने सुन करके संगीत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म जोड़ता है, जब शब्दों के माध्यम से हम पहुंचते थे लोगों के पास, तो एकजुटता बढ़ती चली जाती थी, क्योंकि तब टेलीफोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, कैसे हो, तो गाते हुए लोग निकलते थे और लोग जुड़ते चले जाते थे। आपका वक्तव्य सुन रहा था तो मुझे एक बात, जैसा कि मैंने कहा भी कि आप अवधी लोक परंपरा की बात कर रहे थे, और हमें जो अपनी लोक परंपरा याद आ रही थी, जो मिथिलांचल की अपनी लोक परंपरा है, और बहुत सारी बातें मिलती जुलती दिखाई दे रही थी। तो उस अर्थ में पूछना चाहूंगा कि जैसे ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मिथिला की लोक परंपरा है, राजस्थान की लोक परंपरा है, ब्रज और इधर पश्चिम भारत की लोक परंपराएं हैं, इनके आपसी संबंधों पर कुछ आपसे देखिए, जो इनके आपसी संबंधों से पहले इनकी निर्मिति पर हमें सवाल करना चाहिए, हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए कि इन लोक परंपराओं की निर्मिति कैसे होती है। किसी भी लोक परंपरा की, जैसे आप मिथिलांचल के हैं, जो दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, उधर का जो कटिहार वगैरह है, ये सब आपका मिथिलांचल है। मैं उधर आपके यहाँ बहुत गया भी हूँ, और मिथिलांचल का अपना है। तो वहाँ की जो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियां होती हैं, उससे लोक परंपराएं बनती हैं। परंपरा बनने के लिए सबसे पहले एक अनुशासन बनाया जाता है। जब अनुशासन पुराना हो जाता है तो वो नियम बन जाता है। जब नियम बन जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो कानून बन जाता है। जब कानून पुराना हो जाता है तो वो परंपरा बन जाती है, और जब परंपरा पुरानी हो जाती है तो वो संस्कृति बन जाती है। तो ये धीरे 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 देश, काल और परिस्थिति, ये जो तीन शब्द हैं, इनसे मिलकर के लोक का निर्माण होता है। जैसे मिथिलांचल अपना लोक है, अवधि अपना लोक है, ब्रज अपना लोक है। अब मिथिलांचल देखिए, वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो क्या है, वहाँ की जो अन्य चीजें हैं, उनको जब कंसीडर करेंगे तो उससे हमारे लोक की परंपराओं का निर्माण होता है। हम ब्रज की चीजों को लेकर के मिथिलांचल के लोक संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते। तो पहले तो हम अपनी जो भाषा है, अपनी जो पृथ्वी है, अपना जो वायुमंडल है, अपनी जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और मौसम की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार, अब जैसे राजस्थान की बात करिए तो वहां सावन के गाने हैं ही नहीं लोक परंपरा में, क्योंकि वहां तो सावन है ही नहीं। तो वो होता है। अब क्या होता है, इनका संक्रमण होता है। जब हम मिथिलांचल से चलते हैं तो बीच में हमें भोजपुरी क्षेत्र पड़ता है, जिसको मगध कहते हैं। तो वो मिथिला मगध में आता है। मगध से फिर ये गोरखपुर में आता है, जो कि भोजपुरी क्षेत्र ही है एक तरह से। मगध से हम भोजपुरी में घुसते हैं, भोजपुरी से हम अवधि में घुसते हैं। कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। तो हम जान ही नहीं पाते हैं कि कब हम एक लोक संस्कृति से निकल करके दूसरी लोक संस्कृति में पहुंच गए, क्योंकि वो ग्रेजुअल चेंज होता है। बहुत धीरे धीरे, घंटे की सुई जिस तरह से घूमती है, इस तरह से लोक संस्कृतियां आपस में घुली हुई हैं। गीतों का जिक्र आया तो अमूमन देखा गया है कि विशेष संदर्भ भोजपुरी गीतों का आप रखिएगा दिमाग में, लेकिन लोक गीतों पर ये अमूमन आरोप लगाया गया है। यद्यपि इस आरोप को अभिजात वर्ग के द्वारा नीचा दिखाने का प्रयास के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन लोक गीतों पर अमूमन ये आरोप लगाया जाता है कि अश्लीलता उसमें बहुत होती है, और इसके लिए भोजपुरी गीतों का बहुत ज्यादा उदाहरण दिया जाता है। लेकिन मैं समन्वित रूप से चाहूंगा कि आप अश्लीलता का अभियोग या आरोप और लोकगीत, इस पर कुछ टिप्पणी करें। देखिए, एक तो पहली बात तो मैं इस आरोप को खारिज करता हूं कि कोई भी अभिजात वर्ग जो है वो लोक गीतों के खिलाफ है, उसकी भर्त्सना करता है। भोजपुरी को ही हम संदर्भ में रखेंगे। जो असली लोकगीत है, वो चाहे भोजपुरी का भी हो, वो संस्कार गीत है। जो संस्कार गीत है उसमें अश्लीलता जो है वो उतनी ही है जितनी अवध में है, उतनी ही है जितनी मिथिला में है, उतनी ही है जितनी ब्रज के उसमें है। लेकिन जो उस पारंपरिक गीतों से अलग जो गीत तैयार किए गए, उनमें अश्लीलता आई है। वो लोकगीत, लोक भाषा में लिखा गया कोई गीत लोकगीत नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं कि लोकगीत लोक भाषा में लिखे गए गीत का नाम नहीं है। बहुत लोकगीत होता है
समझ, इस बात को मैं स्पष्ट कर पाया? बिल्कुल लोकगीत जो है वो वहां की लोक परंपराओं को, लोक श्रुतियों को, लोक शैलियों को, लोक अभ्यास को जो दर्शाते हुए गीत होते हैं, उनको लोकगीत कहा जाता है। ऐसे मैं ये कह सकता हूँ ये भोजपुरी गीत है। हम भोजपुरी लोकगीत नहीं कहेंगे। लोकगीत कहने के लिए सबसे पहले हमें लोक समझना पड़ेगा, फिर उस पर लिखे गए गीत को लोकगीत कहना पड़ेगा। भोजपुरी में जो तमाम सारे गायक आए, जो उनमें से कुछ संसद में भी पहुंच गए, उन्होंने लोकगीत नहीं गाया, उन्होंने भोजपुरी गीत गाए, और उसमें उन्होंने अपनी व्यवसायिकता को दृष्टिगत रखते हुए उसमें अश्लीलता डाली। शारदा सिन्हा जी की आप बात करें तो वो लोक गायिका है। वो शारदा सिन्हा जो है भोजपुरी की, वो लोक गायिका है। उनके उनको कोई क्यों नहीं अभिजात्य वर्ग कुछ कहता है? बिल्कुल। क्यों इनको, मनोज तिवारी को, निरहुआ को, इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगते हैं? क्यों? शारदा सिन्हा ने कभी भी ये नहीं गाया कि लहंगा उठाए दे रिमोट से, है ना? ये उन्होंने कभी नहीं गाया। उन्होंने हमेशा जो लोक संस्कृति थी, लोक संस्कार थे, उनके गीत गाए। तो जहां संस्कार है वहां अश्लीलता है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये तो सर आप फिल्मों की बात कह रहे हैं, लेकिन अमूमन जो आरोप लगाए जाते रहे वो फिल्मों के बनने के पहले के गीतों पर भी हैं। जैसे होली से जुड़े हाँ। गीत, विवाह से जुड़े हुए बहुत सारे गीत हैं जो तो लोक गीत हैं। अब उनमें आप कुछ जी 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 वही तो बता रहा हूँ। होली से जुड़े हुए गीत आप शारदा सिन्हा जी के सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। होली से जुड़े हुए भिखारी ठाकुर के सुन लीजिए, हाँ, है ना? चयन श्रोता का तो है, वो चयन करे है उस ना? तरह। और होली से जुड़े हुए गीत आप जो है ये जो बाजारू गायक हैं उनके सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया, उस जो जो पावनता थी, जो होली तो थोड़ा उसका निरंकुशता का त्योहार है, उसमें हाँ लिबर्टीज ली हाँ जाती है, जी लेकिन जी लिबर्टीज का मतलब है वो परिहास तक, हास और परिहास तक, छेड़खानी नहीं है उसमें। उसमें देवर भाभी से आंख मटक्का बातों की कर सकता है, लेकिन वो भाभी को छूता नहीं है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अवध के किसी अवध में होली खेले रघुवीरा, है ना? ये क्यों नहीं गाना लिखा किसी भोजपुरी आदमी ने कि भोजपुरी में होली खेले रघुवीरा? इसलिए क्योंकि उनको इससे जो है अपनी लोक संस्कृति की सुगंध ही खत्म होती दिखाई पड़ती है, तो वो नहीं लिख सकते। जो बिल्कुल बाजारू, उन्होंने बाजार को अपनाया। जो शारदा सिन्हा जैसी गायिका थी, उन्होंने संस्कार को अपनाया। इसीलिए आज भी शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म विभूषण पाती हैं, और ये जो बाजार के गायक हैं उनको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गुलजार को याद किया, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो जी उस संदर्भ में मुझे लगा कि और अवधि जो कैरेक्टर है, अवधि जो गीत है या गीत का स्टाइल है, अवधि शब्द भंडार है। एक दौर जी था जब हिंदी फिल्मों में बहुत ज्यादा मौजूदगी उसकी दिखाई देती थी। जी। तो अवधि लोक परंपरा का फिल्मों में उपयोग, इस संदर्भ में अवधि लोक परंपरा पर कुछ टिप्पणी आपकी? बहुत बहुत इस्तेमाल हुआ है। जी आप दिलीप कुमार की फिल्म देख लीजिए, मैं उससे वो गंगा हाँ, मुझे जमुना, भी दिलीप कुमार की ही याद आ रही थी, बिल्कुल। गंगा जमुना देख लीजिए। आपको सबसे बड़ा कलाकार कैरेक्टर मैं अवधि का बताता हूँ, जी जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है लोगों का, वो है लीला मिश्रा। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। लीला मिश्रा का नाम सुना है आपने? जी जी सर, शोले फिल्म भी याद कर लेंगे सर इसी हाँ, शोले फिल्म याद कर ली। बार। लीला मिश्रा विशुद्ध अवधि महिला थी। उनके द्वारा अवधि के प्रयोग किए गए शब्द, स्टाइल, शैली आप देखिए, वो थी। उसको चूंकि अवधि नाम से कोई फिल्म नहीं बनी और भोजपुरी इंडस्ट्री ने भोजपुरी फिल्में बनाई, तो उन्होंने अवधि भाषा का इस्तेमाल किया और सर्टिफिकेट लिया भोजपुरी फिल्म का। तो उससे क्या हुआ कि जो अवधि भाषा का बड़ा हिस्सा था वो भोजपुरी के रूप में चला गया है। ये घबराहट का विषय नहीं है भाई, बोली जी। तो वो चाहे उसको तुम भोजपुरी कह के कहो, चाहे तुम मुझे भाई साहब कहो, चाहे ब्रो कहो, चाहे ब्रदर कहो, चाहे भाईजान कहो, रहूंगा मैं सर्वेश अस्थाना ही। जी, तो ये है। जी जी। एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा सामाजिकता के संदर्भ में, जी कि अवधि की इतनी बड़ी गहरी और मार्मिक लोक परंपरा है, और आपने बीच में जिक्र भी किया कि जो विवाह के गीत हों या जीवन के अन्य संदर्भों के गीत हों, या जैसा कि आपने कहा कि जब एक स्त्री माँ बनने की प्रक्रिया से गुजरना शुरू होती है और फिर बाद में बच्चा जन्म लेता वगैरह तक चलता है, तो वैसे अवधि लोक परंपरा के बीच आज के स्त्री विमर्श की निगाह से मैं थोड़ा टिप्पणी चाहूंगा आपका। अवधि लोक परंपरा और लोक साहित्य के बीच
स्त्री की उपस्थिति को क्या सिर्फ एक पूरक उपस्थिति के तौर पर दिखाया गया है या कोई प्रतिरोधी स्वर भी उसमें मौजूद रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि स्त्री का महत्व तो अवध में सबसे ज्यादा है। मतलब मैं जो जिस लोक संस्कृत में जिया हूं, मैं वहां पूरक के रूप में नहीं है। स्त्री का अपना अलग महत्व है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ लड़की जो है अवध में, उसको सुहाग धोबन देती है। दूल्हे को धोबी कुछ नहीं करता, लेकिन सुहाग धोबन देती है। बैठ के संस्कार सारे नाउन कराती है। जो आलता लगता है, पैरों में महावर लगता है, वो नाउन लगाती है। अब मालिन जो है वो बैठ करके सारा कुछ कराती है। तो अगर इन संस्कारों में, लोक संस्कारों में, लोक संस्कृतियों में देखें तो स्त्री तो बराबर बराबर और आगे बैठी हुई है। पुरुष सिर्फ एक है जो बैठ के शादी करवा रहा है, पंडित। बाकी और सारा काम नाउन कर रही है, धोबन कर रही है, मालिन कर रही है। तो हम उसको स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी अगर देखें तो स्त्री हमारे संस्कारों में प्रथम और आगे है। और आपने बीच में एक बात कही थी कि अवधी एक ऐसी भाषा है जो हिंदी जानता है वो अवधी सुन समझ लेता है आसानी से, और इस आधार पर अवधी को भी काफी लोक व्याप्ति मिली है। और रामचरितमानस के माध्यम से अखिल भारतीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी उपस्थिति है, जिसका वैसे विश्लेषण नहीं होता या गिनती नहीं की जाती है। लेकिन इस तरह से एक लोक व्याप्ति की बहुत ज्यादा क्षमता है अवधी भाषा में, और उस तरह से अवधी लोक परंपरा में भी। फिर भी आपने जिक्र किया था अपने वक्तव्य के अंत में कि अगर भारतीय अन्य लोक संस्कृतियों पर संकट है तो अवधी लोक संस्कृति पर भी गहरा संकट है। तो आज के दौर में लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के संदर्भ में इस संकट से किस तरह से पेश आया जाए, और लोक परंपराओं का नया अनुप्रयोग क्या हो सकता है जिससे से उन्हें संरक्षण भी मिल जाए और सामाजिक जीवन के साथ एक व्यापकता भी और उन्हें मिले, इसके लिए क्या कोशिश की जा सकती है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप झा साहब, आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आप उनके जन्मदिन में केक काटने लगे हैं, आप केक काटते हैं, आपके घर में पता नहीं कब से जन्मदिन के दिन चौक पूरी नहीं गई है, पता नहीं कि आपका मतलब कोई भी वो चौक नहीं डाली गई। हम क्या है, हम सरलता की तरफ बढ़ रहे हैं। इजी इजी कैचिंग हमारी जो है, हमको कुछ जो चीज आसानी से मिल जाए हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि केक ने हमारे उसका गुलगुले का स्थान ले लिया, और टेबल ने ले लिया उस चौक का स्थान, वहां पर चाकू ने ले लिया उस तिलक का स्थान। आज कितने जन्मदिन में अपनी माँ और बुआ लोग अपने बच्चे को तिलक लगाते हैं जन्मदिन के दिन? मुझे तो नहीं लगता। तो क्या है कि हम छोड़ते जा रहे हैं। जो अवधि को लेकर के जो चिंता है वो ये है, भोजपुरी को चिंता नहीं है, मैथिली को चिंता नहीं है, अब मगधी को चिंता नहीं है, उड़िया को चिंता नहीं, लेकिन अवधि के लिए चिंता का विषय ये है कि हमने अवधि को होठों से हटा दिया है, पन्नों पर रख लिया है। भोजपुरी तो आपस में मिलते हैं तो भोजपुरी में ही बात करते हैं, है ना। हम दो अवधि लोग जब मिलते हैं तो हम खड़ी बोली में बात करते हैं। तो जब हम अपनी बोली को ही जो है अपने होठों पे नहीं बिठा पा रहे हैं, तो हम अपने संस्कारों को अपने हृदय में कैसे बिठा पाएंगे? इसके लिए हमें हमारी संस्थाएं जुटी रहती हैं। जैसे अवधि विकास संस्थान है यहाँ लखनऊ में, अवधि मंच है हमारे यहाँ लखनऊ में, विनोद मिश्रा जी हैं और डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा जी हैं। ये लोग अवधि के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं दोनों संस्थाओं का मुख्य परामर्शदाता हूँ। दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग इसके आयोजन करते हैं। किसी भी चीज को जिंदा रखने के लिए उत्सव धर्मिता आवश्यक है। दशहरा क्यों अभी तक चल रहा है? रावण क्यों हर साल जलाया जाता है? क्योंकि हमने उसको उत्सव धर्मिता से जोड़ दिया। दशहरे को उत्सव धर्मिता से जोड़ दिया, हमने उत्सव मनाने शुरू कर दिए उसके। तो क्या हुआ, हम लोगों को याद रहने लगी कि अब दशहरा आने वाला है। नहीं तो जब रामचंद्र जी ने रावण को मारा होगा उसके बाद नहीं याद रखते, अपना आ गए थे अयोध्या में, शासन करते, बात खत्म हो गई थी। लेकिन उसको याद रखा अयोध्या वासियों ने, धीरे धीरे उसकी उत्सव धर्मिता को बढ़ाया, अब पूरे विश्व में दशहरा है। तो इसी तरह से जो लोक संस्कृति है, जो लोक परंपराएं हैं, जो लोक त्योहार हैं, जो लोक व्यवहार हैं, उनको जिंदा रखने के लिए उत्सव धर्मिता की आवश्यकता है। जैसे आपने ये सेमिनार किया है, ये सेमिनार अगर ऑफलाइन होता, सामने पब्लिक होती, उससे हम इंटरेक्ट कर रहे होते, अवधि के बारे में बता रहे होते, तो डायरेक्ट उनके कान में पड़ता, तो उसके ज्यादा रोल हो जाते। तो ये है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी,
एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंट जो होता है, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंट एक अंग्रेजी का शब्द है, यानी जब हमारा डिसएस्टेब्लिशमेंट हो रहा हो तो हमें उसके एंटी काम करना चाहिए, यानी उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। अब हमें अवधि के लिए, भोजपुरी के लिए, लोक भाषाओं के लिए, लोक संस्कृतियों के लिए हमें काम करना है। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी है कि एक अवधि एकेडमी का गठन कर दिया जाए, एक अवधि केंद्र का गठन कर दिया जाए, जिसमें अवधि परंपराएं, अवधि लोक संस्कृतियां और अवधि तमाम सारी चीजों को हम जिंदा रख सकें। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न रखूंगा और मैं प्रतिभागियों से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई टिप्पणी अगर वो करना चाहें तो टिप्पणी कर सकता है, और एक प्रश्न की तरफ से भी आ सकता है। आपने कहा कि उत्सव धर्मिता के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो चीजें जिंदा रहती हैं, लेकिन आज के दौर में एक बात दिखाई पड़ती है कि जो भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति और परंपराएं जब तक जीवन को व्यवसाय देने में, जीवन जीने का माध्यम बनने में सफल नहीं होती हैं, उनका अस्तित्व संकट में रहता है। और ऐसे में तो देखें, लोक परंपराओं की वाहक लोक भाषाएं होती है, जैसे अवधि परंपरा की वाहक अवधि भाषा है। तो अगर ये हमारे जीवन के रोजगार, व्यवसाय और जीने के तमाम माध्यमों से धीरे धीरे गायब हो गए हैं, तो इनको फिर से जीवंत बनाने का जो संकट है वो क्या एक चिरस्थायी संकट के तौर पर ही देखा जाएगा, या फिर? देखिए, कोई भी संकट चिरस्थायी नहीं होता है, संकट चिरस्थायी नहीं होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि इट रोल्स द डीप, जो लाइफ जो है वो सर्किल है, वो घूमता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। इस समय आप देखिए, इसको रोजगार से जोड़ा जा चुका है, उन्होंने जोड़ भी लिया है। एक जमाना था जब कंप्यूटर था, उसमें सिर्फ अंग्रेजी थी, आज कंप्यूटर में हिंदी भी है। आप खुद जो है यूनिकोड पे टाइप करके उपन्यास लिख डालते हैं, लेकिन हिंदी भाषा और हिंदी लिपि को आपने डिजिटलाइज करके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हिंदी लिपि जिंदा बची रही, मरी नहीं। अंग्रेजी होने के बावजूद हमने यूनिकोड का खोज कर दिया और उससे करते रहे। अभी क्या है कि हमने लोक परंपराओं, लोक संस्कृतियों को हमें रोजगार से जोड़ना था, और लोग जोड़ भी रहे हैं। आप YouTube देखें, YouTube में अवधी या बज्जिका या मैथिली बोली की बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स पड़ती हैं, छोटे छोटे वीडियोस पड़ते हैं, उनके लाखों करोड़ों को लाखों रुपए मिलते हैं। मैं खुद अपनी कविताओं से पर मंथ एक अच्छी खासी रकम YouTube से पाता हूँ। तो जिन लोगों के अंदर हुनर है, जिनके अंदर सोचने की शक्ति है, वो बदलते हुए परिवेश को अडॉप्ट कर लें और अपनी चीजों को वहां स्थापित कर दें, तो वो बची रहेगी और आगे भी बढ़ेगी। एक अंतिम प्रश्न कहना चाहिए मेरी तरफ से रहेगा कि अवधि लोक परंपरा के तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, अवधि में लोक नाटकों की भी कोई विशेष परंपरा रही है जिसका जिक्र मुझे लगता है कि जी लोक नाट्य, हाँ, वो मैं उस समय चर्चा करना भूल गया। लोक नाट्य में हमारे यहाँ नौटंकी जो वो हमारे यहाँ उसको खेल कहते थे। हमारे यहाँ नौटंकी, हमारे यहाँ की जो लोक नाट्य शैली है उसमें नौटंकी का बड़ा रोल था। ये मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे उस समय अपने वक्तव्य में भी बोलना चाहिए था, चूंकि ताल में पीछे पर मेरे भतीजी हैं और मैं ताल से बात कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग उधर भी है। तो ये नौटंकी जो है लोक नाट्य शैली का अनूठा उदाहरण, और अवध में तो नौटंकी की भरमार होती थी। अब से 10 साल 15 साल पहले तक मैं देखता था, कोई भी अगर फंक्शन है तो नौटंकी जरूर बुलाई जाती थी। नौटंकी में एक जोकर होता था, एक कथानक होता था। उस कथानक को उसी लोक बोली में, जहां हम नौटंकी करवा रहे हैं, उसी लोक बोली में कलाकार प्रस्तुत करते थे। तो इसका भी रोल था। अब इसके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है और घर सबको चलाना है। तो घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है। जब इस तरह से हमारे संस्थान बन जाएंगे, केंद्र बन जाएंगे, तो इनको अक्षुण्ण रखने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए जब सरकारी मदद मिलने लगेगी तो ये लोक परंपराएं, लोक शैलियों को हम जिंदा रख सकते हैं। बहुत खूब सर। वैसे प्रतिभागियों की तरफ से एक प्रश्न आया है जो मुझे लगता है कि प्रश्न का जो नेचर था उसका अंत में भी आपने जवाब दे दिया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश करके आप लोक परंपराओं के माध्यम से कैसे रोजगार के अवसर भी निर्मित कर सकते हैं। ये प्रश्न प्रतिभागी था कि अवधि परंपरा को युवकों के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अवधि परंपरा को युवकों के लिए क्या करना चाहिए, प्रश्न ये संजय मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। एक शेर है कि जंजीरों की झनकारों में
जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रश्न पूछा, और उन्हीं संजय से वाघमारे मुखातिब जी होता हैं हूँ जो कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है। कि जंजीरों की झनकारों में जन की आजादी पलती है। जंजीरों की झनकारों में जन की आजादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत खूब, बहुत तो अगर जवानी लोक परंपराओं को अपने कांधे पर उठा लेगी तो वो अपने पीछे वाली पीढ़ी को उसको अवगत कराती रहेगी। तो युवाओं को उसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए और उसमें रोजगार के साधन ढूंढने चाहिए। बहुत रोजगार है, लोग उसमें बहुत रोजगार है। मैं बता तो रहा हूँ कि इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोग की आवश्यकता है। तो मैं जिन्होंने प्रश्न किया है मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है और आप इसको लेकर के आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, मैं अब आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पहले जानकारी मैंने नहीं दी इसलिए कि आप भावुक हो जाते कुछ ज्यादा और फिर सुनने में विघ्न पड़ सकता था। सर्वेश अस्थाना सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के वार्ड से ही हमसे जुड़े हुए हैं। फैमिली में एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लेकर के आज हॉस्पिटल में भर्ती कराया है उन्होंने, और मुझे लगा कि मैं सर को छोड़ सकता हूँ, अगर छोड़ सकता हूँ तो उनको माफ कर दिया जाए और आज उन्हें मुक्त किया जाए, लेकिन ऐसा हमारे लिए भी संभव नहीं था। और सर का मानना था कि नहीं, जब मैंने मुकर्रर कर लिया है कि मैंने बोलना है तो मैं बोलूंगा और वार्ड से ही बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो सर हॉस्पिटल के वार्ड से पीछे मरीज हैं, उनके साथ वो सेवा में संलग्न है और हमारे इस रेफरेसर कोर्स में सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं किस जुबान से आपका सर धन्यवाद करूँ। ये धन्यवाद की बात है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है बस कि इतनी विषम परिस्थिति के बीच आपने एक बार तय कर लिया कि आपको व्याख्यान देना है तो देना है। और मुझे लगा था कि प्रश्नोत्तर सत्र शायद सर छोड़ के जाएंगे, लेकिन नहीं, और बाधाएं तमाम आती हैं और जिंदगी को इसी तरह से आगे ले जाना होता है। तो सर इस विषम परिस्थिति में जो आपने इतना विस्तार से ज्ञानपूर्ण और इतनी सारी सूचनाओं से भरा हुआ और बाद में प्रश्नों का जवाब देते हुए जो आपने लोक परंपरा को लेकर के नई समझ और नई सूझ के साथ सोचने के लिए हमें दिशा दी है, इसके लिए मैं IQAC कमेटी आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्राचार्य महोदय जिनके आशीर्वाद से ये इस तरह के हम कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब समय भी जवाब दे रहा है, 3:31 हो चुका है। मैं अगले सत्र के लिए अपने साथी गीता देवी को माइक सौंपता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। सर आपका फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।